आज मैंने डिफरेंट टाइप में आपको ये समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा क्या मेजर हेड सब हेड हो सकता है। इसके बाद आपको जो मैंने असाइनमेंट, ठीक है, 1 on 1 हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, मेजर हेड और उसके साथ साथ उसके सब हेड साथ साथ ही देखते जाएंगे। सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आना ही आना, ये श्योरिटी है, ठीक है। और हमारे पास बैलेंस शीट के मेजर हेड सब हेड बहुत ईजी है। इसमें वो पॉइंट भी है जो आपने बहुत फोकस करके करना है, बहुत सिंपल है। करते हैं, चल स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से ये समझ लेना कि ये जर्नी आपकी 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, 20 मिनट्स एट मैक्स। चलिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को याद करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब, तो सबसे पहला देखो हमारे 2 सुपर हेड है, फिर मेजर हेड है एंड देन सब हेड आते हैं। तो सुपर हेड हमारे पास 2 ही है। पहला सुपर हेड हो जाता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड दूसरा सुपर हेड हो जाता है हमारा एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले मेजर हेड की बात करता हूं तो सबसे पहला मेजर हेड आता है मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स। क्या आता है मेरे पास? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर में 3 नीचे अगर हम चलते हैं तो 3 मेरे सब हेड बन जाते हैं, जिसमें से जो व्हाइट में लिखा हुआ है ये हमारे सिलेबस में है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हमसे पूछा नहीं गया है आज तक, फिर भी मैंने इसलिए हाईलाइट करके दिखा दिया इस कलर में ताकि आपको बस पता हो। तो सबसे पहला मेरा सब हेड बन जाता है शेयर कैपिटल। दूसरा हो जाता है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो मान लो कोई भी रिजर्व पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो मेरा उसका मेजर हेड बन जाएगा शेयर होल्डर फंड्स और सब हेड बन जाएगा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। आई बात समझ में? ऐसे मेंशन करना है हमें। तो सबसे पहला मेरा हो गया शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया मेरा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा हो जाता है मेरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कोई ऐसा पैसा जो मुझे शेयर वारंट के अगेंस्ट मिला हुआ है। सेकंड हो जाता है मेरा, तो सेकंड मेरा मेजर हेड होता है जिसपे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर साथ साथ इसके नोट्स की बात कर लेता हूं तो पहला तो मेरा नोट नंबर 1 बन जाता है, वो बन जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ शेयर और जितने का वो शेयर था उसके साथ हम शो कर देंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए देते हैं। जो अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड का जाता है। तो दूसरा हो जाता है मेरा इश्यूड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स जितने रुपीस के थे वो, ये हो गया मेरा दूसरा। मेन जो हमें याद रखने वाली चीज है हमारी वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सबसे पहले आ जाता है मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जितने भी शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने रुपए का था रुपीस का, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इसी में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में क्या कौन कौन से पैसा आएगा जो हमने कम कॉल किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 जितना भी कॉल किया उतना अमाउंट है, उसमें से लेस कर देते हैं वो पैसा जो हमें शेयर होल्डर ने मांगने के बाद भी नहीं दिया, यानी कॉल इन एरियर। यहां पे हमने लेस किया तो ये एक नेट अमाउंट आता है सेकंड पॉइंट का। और थर्ड हो जाता है मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो शेयर जो हम जो शेयर फॉरफीट करते हैं, जो शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ा होता है वो यहां शो करते हैं। तो का टोटल जो ये अमाउंट होता है ये हमारे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ला जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये है मेरा नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट भी हमें आने चाहिए ना बनाने, ठीक है। तो ये है मेरा नोट टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। और सेकंड नोट मेरा आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, सारे रिजर्व जाते हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, WCR, IFR, शेयर। अच्छा ये एक पॉइंट है ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। शेयर ऑप्शन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात कर रहा है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाता है। आई बात समझ में? एसओपी वो भाई क्लियर ही है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें उसका पैसा अगर जो किसी शेयर होल्डर यानी हमारे एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब कर लिया तो वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है ना बेटा। तो सेकंड नोट हो जाता है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नाना प्रकार के जितने भी प्रकार के रिजर्व्स हो सकते हैं वो सब यहां आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से बैलेंस शीट पे चल रहा हूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेजर ऐड कर लिया शेयर होल्डर फंड में जिसमें 3 पॉइंट्स थे हमने ले लिए और उसके 2 हमने नोट टू अकाउंट भी रीड कर लिए, हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब बात करता हूं मैं आपकी नॉन करंट लायबिलिटी की। देखो बैलेंस शीट की हिरार्की में चल रहा हूं मैं, शेयर होल्डर फंड्स, फिर मेरा सेकंड मेजर हेड हो जाएगा लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद हम एसेट साइड पे जाएंगे। इस वे में हम अपनी बैलेंस शीट और नोट्स को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ मेजर हेड और सब हेड को कंप्लीट करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले आ गया मेरा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 मेरे सब हेड आते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने साथ में लिख दिया, अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो DTL क्रिएट होता है, ऑल्दो आपके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे तार लगा के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स DTL होता है जहां पे अकाउंटिंग इनकम मेरी ज्यादा हो जाए टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आपके लिए 3 पॉइंट याद रखने वाले कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग LTB, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और थर्ड हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, LTB, LTP और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी LTL। अगर आप इसको याद रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं LTB, LTL और LTP। आई बात समझ में? नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास मेजर 3 पॉइंट्स यही
नहीं मिल सकते। तो उसके बाद अगर मैं थर्ड नोट की बात करता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हर वो मेरा लोन, हर वो मेरी लाइबिलिटी जो मेरे को 1 साल के बाद रीपे करनी है, चाहे वो बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो डिबेंचर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन, चाहे वो बैंक से लिया गया हो मानसी, चाहे वो मेरी थर्ड पार्टी से लिया गया हो, और उसके बाद मेरे पब्लिक डिपॉजिट जो मैंने पब्लिक से डिपॉजिट्स गेन किए हैं, वो सब यहां पे आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं नोट नंबर 4 की, जिसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है। ये पॉइंट एक आधा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या डालूं, तो यहां पे वो प्रीमियम्स हैं जो मैंने रिडम्पशन के टाइम पे किए हैं, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, चाहे प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ, अगर मुझे बाद 12 महीने बाद ये पे करना है, ठीक है, तो ही ये आएंगे दोनों पॉइंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। कौन कौन से? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई बात समझ में? पक्का? ऑल्दो मैं क्या करूंगा ना, आपके लिए जो पॉइंट्स है ना, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूं, नहीं तो मैं भी शेयर करवा दूंगा अपने दोनों ग्रुप्स, ठीक है। चले आगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि डीटीएल में हमारा कोई नोट बनेगा नहीं, डीटीएल इज डीटीएल, जहां पे अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, टैक्सेबल इनकम से बस उतरा है और आपके सिलेबस में नहीं पूछा। अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, तो ऐसे प्रोविजन जो हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाया है, और ये बेसिकली बनते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, चाहे लीव एनकेशमेंट के लिए है, चाहे ग्रेचुइटी के लिए है, या कोई भी पेंशन स्कीम भी है तो भी यहां आ जाएगी। और उसके बाद कुछ मेरे वारंटी क्लेम्स, जो मुझे पता है कि वारंटी अराइज हो सकती है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया, और वो भी 1 ईयर के बाद का। तो 2 प्रोविजन ले ली मैंने, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। तो हमने नॉन करंट लायबिलिटी को अगर हम सम अप करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है मेरा एलटीबी यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसके बाद आ जाता है अदर करंट नॉन करंट लायबिलिटी यानी एलटीएल, और लास्ट में आ जाता है मेरा एलटीपी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे, थम्स अप। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं अपने करंट लायबिलिटीज की। 4 करंट लायबिलिटी आ जाएंगी इसमें, और इसको याद करने का हमारा तरीका भी था स्टॉप। एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी से ट्रेड पेएबल्स, ओ से ओसीएल यानी अदर करंट लायबिलिटीज, एंड पी से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट आ जाएंगे, हमारे 4 सब हेड्स आ जाएंगे। स्टॉप हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी से ट्रेड पेएबल्स, ओ से ओसीएल यानी अदर करंट लायबिलिटी, एंड लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बात कर लेते हैं नोट्स की। अगर इसके प्रॉब्लम हमें आती है तो इसके नोट्स में क्या क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाएंगे? लोन पेएबल ऑन डिमांड, डिमांड मतलब कल को मेरा, जिससे मैंने लोन लिया है वो कल को मेरे से कभी भी पैसा मांग सकता है, दैट इज लोन पेएबल ऑन डिमांड। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अदर लोन्स एंड एडवांसेस में, उसके बाद आता है डिपॉजिट्स, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए, और लास्ट पॉइंट सिमिलर है फर्स्ट के, लोन पेएबल विद इन 12 मंथ, ऐसे कोई लोन जो मुझे 12 महीने के अंदर रीपे करने हैं, वो पॉइंट्स आ जाते हैं मेरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। आई बात समझ में? करंट लायबिलिटी के 4 पॉइंट है, स्टॉप, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेएबल में 2 ही चीजें आती है हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड कई बार पूछा गया है, मैं यहां पे आपके लिए स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, अनपेड डिविडेंड। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, देखो जो पैसा हमने रिफंड करना है बैंक से, शेयर वाला चैप्टर याद करते हैं, शेयर में हम जहां पे बैंक में रिफंड नहीं करते एप्लीकेशन मनी के बाद, जिसको शेयर हम अलॉट नहीं कर रहे, ये वो पैसा एक्सेस मनी जो मुझे रिफंड के लिए ड्यू कर दिया है, चाहे किसी को अलॉट किया नहीं किया, या फिर अलॉटमेंट के बाद भी मेरा कुछ एक्सेस पैसा हो जाता है जो मैं रिफंड करता हूं, यानी मैं कॉल्स में यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो भी यहां पे आएगा अदर करंट लायबिलिटी। वो मेरी लायबिलिटी है जो मुझे शेयर होल्डर को वापस करनी है, या फिर अदर पेएबल जैसे जीएसटी पेएबल हो गया, सैलरी पेएबल हो गया, पीएफ पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, या कॉल इन एडवांस, वो सारे मेरे अदर पेएबल में आते हैं। इससे भी क्वेश्चंस कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। अगर ऐसे कोई पेएबल्स आ रहा है तो हमारा मेजर हेड क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या बन जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी, ओसीएल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देखो यार, जो मुझे रिटायर करने विद इन 12 मंथ, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ऊपर भी लिया था मैंने प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कहां पे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, बट ये वो वाली प्रोविजन है जो मुझे विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करनी है ना, तो रिटायर जो करनी है मुझे 12 मंथ्स में, तो वो यहां आ जाएंगी। और लास्ट में आ जाता है अदर प्रोविजन में, स्पेसिफिकली प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, जो हम प्रोविजन बनाते हैं टैक्स की, वो यहां पे ली जाती है। मुझे लगता है स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमने शेयर होल्डर फंड लिया, शेयर होल्डर फंड में हमने 3 चीज ली, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। उसके बाद आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद आ गया नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में हमने 3 पॉइंट ले लिए, एलटीबी, एलटीएल और एलटीपी। उसके बाद हम आ गए करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट ले लिए मैंने, स्टॉप, स्टॉप में हमारा एसटीपी आ गया,
ट्रेड पेबल आ गया, फिर उसके बाद मेरा अदर करंट लायबिलिटी आ गया, एंड लास्ट में क्या आ गया मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बात करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ये एसेट मेरा एक सुपर हेड है। एसेट साइड में अगर हम बात करते हैं तो पहला आ जाता है मेरा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले मेरे देखो 5 पॉइंट आएंगे इसमें। सबसे पहले आ जाता है मेरा पीपीआईए, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डीटीए। डीटीए क्या है फिर यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी मेरी अकाउंटिंग इनकम से, तो डीटीए क्रिएट हो जाता है। तो पीपीईआईए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डीटीए, फिर आप इग्नोर कर सकते हो डीटीए को, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट में आ जाता है मेरा अदर नॉन करंट एसेट। तो आपको याद करने के मेरे 4 पॉइंट है, पीपीआईए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। दोबारा बोलते हैं पीपीआईए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पीआई में 4 पॉइंट आ जाते हैं, पीपी यानी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, आईए मतलब इंटेंजिबल एसेट, फिर पॉइंट आ जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड लास्ट आ जाता है मेरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मान लो मेरी कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, और बनी ही नहीं है, वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो गई, या मेरा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो वो हो गया मेरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने क्या ले लिए नॉन करंट एसेट में, पीपीआईए, उसके बाद मैंने ले लिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मैंने ले लिया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लास्ट ले लिया मैंने अदर नॉन करंट एसेट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पीपीई में मेरे पास क्या आ जाते हैं, सारे मेरे फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइव स्टॉक्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट यहां आ जाते हैं। आईए में मेरे सारे क्या आ जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, ये सारे आ जाते हैं। समझ में यहां तक पीपीआईए में कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यार कोई भी इन्वेस्टमेंट जो मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया, चाहे वो प्रॉपर्टी में की हो, चाहे शेयर्स में की हो, शेयर्स इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स में की हो, बॉन्ड्स में की हो, या किसी पार्टनरशिप फर्म में की हो। एज अ कंपनी में किसी पार्टनरशिप फर्म के भी तो पार्टनर बन सकता हो, एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर बन सकते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया है, तो यहां पे ये मेरी होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बोलता हूं, चाहे वो कैपिटल लोन्स एंड एडवांसेस हो या अदर हो, कैसे भी मैंने एडवांसेस बाहर दिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, चाहे वो कैपिटल हो या नॉन कैपिटल हो। एंड अदर नॉन करंट एसेट में 3 पॉइंट आ जाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स में आ सकते हैं, अगर वो मुझे 1 साल के बाद रिसीवेबल है तो। कुछ कंडीशन एक्सट्रीम में कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे ट्रेड पेबल्स 12 महीने बाद रिसीव होने वाले हैं, वो ट्रेड रिसीवेबल्स अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएंगे, और अदर्स में कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 1 साल बाद मुझे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, तो वो भी मेरा अदर नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम? चले आगे बात करते हैं लास्ट करंट एसेट। करंट एसेट में 6 पॉइंट आ जाते हैं मेरे। करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर करंट एसेट। 3 पॉइंट्स तो मेरे नॉन करंट एसेट वाले ही हैं। देखो वहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, या करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, वहां पे मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, यहां पे मेरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, वहां पे मेरा अदर नॉन करंट एसेट था, यहां पे मेरा अदर करंट एसेट हो गया। 3 नई चीजें आ गई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट सारी इक्विटी शेयर में भी हो सकती है, प्रेफरेंस में भी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड में हो सकती है, सिक्योरिटीज में हो सकती है, और म्यूचुअल फंड में हो सकती है, यानी विद इन 12 मंथ्स वाली मेरी करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में मेरे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ सकती है, डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, एफजी मतलब फिनिश्ड गुड्स हो गए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए, लूज टूल्स हो गए, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट, कोई भी टाइप की इन्वेंट्री वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल में मेरे 2 ही पॉइंट आते हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये थोड़ा कैश फ्लो से अलग है, वहां पे हमने 6 पॉइंट लिए थे, यहाँ पे मेरे बेसिकली 3 है, चाहे वो मेरा बैंक हो, कैश इन हैंड हो, या ड्राफ्ट और चेक इन हैंड हो, और कुछ अदर होंगे तो वो सेकेंडरी है। मेन बात जो यहां पे है, इसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, स्पेशल नोट मैंने इसलिए डाला है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी देखो, इसका कोई मेजर एड सब एड नहीं होता, मैंने आपको कुछ पॉइंट, जो मैंने आपको 40 पॉइंट्स की शीट भी दी है, उसके अंदर भी मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी के 1-2 पॉइंट डाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी जो एक्नॉलेज नहीं किया, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज, ऐसा क्लेम जो एक्नॉलेज नहीं किया गया वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ठीक है, ये मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। गारंटीड गिवन बाय द कंपनी, कोई गारंटी कंपनी ने दी है किसी को, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। लास्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, मैंने मेरे बीआर डिस्काउंट करा दी और उनकी ड्यू डेट नहीं आई है, बट नॉट येट ड्यू। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल नोट को ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, एक आधा पॉइंट आपको इसमें से मिल सकता है कल के परसों के एग्जाम में। आई बात समझ में? तो ये है मेरे सारे बैलेंस शीट और मेजर हेड एंड सब हेड। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?